हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज हिंदू लॉ पे, जिसका फर्स्ट पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप भी मेरी क्लासेस लाइव अटेंड करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पे आप मेरी क्लासेस लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी प्रोफाइल का, जहाँ पे आप उससे फॉलो कर सकते हैं मुझे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। हु इज नॉट कंसीडर एज हिंदू अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। हिंदू लॉ में आपको हिंदू कौन इंक्लूड नहीं होते हैं, नॉट पूछा गया आपसे। तो नॉट में क्या वो पारसीज होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं, जैन होंगे या सिख्स होंगे? आप अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। 10 सेकेंड टाइम दिया जाएगा आपको। हु इज नॉट कंसीडर एज हिंदू अकॉर्डिंग टू द एक्ट। किसे हिंदू नहीं मानोगे आप? तो जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो है पारसीज, जो कि नॉन हिंदू कंसीडर किए जाते हैं। बुद्धिस्ट, जैन और सिख्स आपको हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है इन पे। ये तीनों आपको करेक्ट होंगे। जो हमें नॉट पूछा है तो पारसी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एज पर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, अ गार्जियन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है गार्जियन की? नॉट पूछा गया आपके। गार्जियनशिप एक्ट की बात करें, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में क्या गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, वो पूछा गया है आपसे। क्या वो पर्सन ऑफ अ माइनर, सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ माइनर, अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, या नन ऑफ एबव? क्या लगता है आप लोगों को, क्या गार्जियनशिप एक्ट में आपको देखने को मिलेगा गार्जियन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है? तो जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा अनडिवाइडेड इंटरेस्ट जो होगा जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, वो चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है गार्जियन की। तो वो आपको जो सेक्शन मिलता है वो सेक्शन देखने को मिलेगा सेक्शन 12। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अ माइनर अंडर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट हु इज नॉट पूछा गया है, नॉट कंप्लीट द एज ऑफ। किसे आप माइनर कंसीडर करते हो माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग? क्या वो 18 साल के लड़के को करोगे, या 16 साल की लड़की को, 21 साल के लड़के को, या 18 साल फीमेल जो देखने को मिलेगा, या दोनों केसेस में 18 साल, या दोनों केसेस में 16 साल? तो आपको माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग बताना है कि क्या एज लिमिट आपको देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर आपको जो देखने को मिलेगा वो है सी ऑप्शन, जो बात करता है दोनों एज के लिए, मेल और फीमेल दोनों केसेस में आपको माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप में दोनों के लिए एज क्या है, 18 साल आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? क्वेश्चन है, विच सेक्शंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, lays down that no petition for divorce can be filed within 1 year of marriage? ठीक है, 13 है, सेक्शन 14 है, सेक्शन 12 है, या सेक्शन 17 है? क्या लगता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं, क्या लगता है आप लोगों को कौन सा प्रोविज़न है जो बात करता है लिमिटेशन की, कि आप 1 साल तक फाइल नहीं कर सकते हो, डाइवोर्स पिटीशन नहीं फाइल कर सकते हो? तो आपको जो करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा वो मिलेगा सेक्शन 14। ठीक है, सेक्शन 14 आपका हिंदू मैरिज एक्ट के रिगार्डिंग मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू होम हिंदू लॉ इज नॉट अप्लाइड। किस पे हिंदू लॉ नहीं एप्लीकेबल होगा वो बताना है आप लोगों को। अ पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू, और हिंदू बाय बर्थ, और हिंदू जो कि कन्वर्ट हो गए हैं क्रिश्चियनिटी में, या पर्सन है जो कन्वर्ट हुए हैं हिंदुइज्म में। तो कौन आपको लगता है कि जिसपे हिंदू लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा? क्या केस लगता है आपको, बताना है आप लोगों को। तो जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, हिंदू लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है क्रिश्चियनिटी पे। ठीक है, क्योंकि क्रिश्चियन को आप क्या नहीं मानते हो, हिंदू कंसीडर नहीं करते हो। तो ऑलरेडी जो आपको हिंदू कंसीडर नहीं होते हैं वो आपको ये देखने को मिल जाएंगे। जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू होंगे वो आपको इन पे हिंदू लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे नॉट लिखा है, इसका मतलब नॉट का मतलब है ये ऑब्वियसली हिंदू की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ हिंदू मेल ऑफ 28 years of age adopts a female child of 13 years of age. The adoption is, क्या लगता है अगर कोई 28 साल का आदमी है और वो अडॉप्शन में क्या कर रहा है, 13 साल की लड़की को अडॉप्ट करना चाह रहा है, तो
ऐसी चीज़ों को क्या देखने को मिलेगा, क्या वो वैलिड होगा, वॉइडेबल होगा, इलीगल होगा या वॉइड होगा, ऐसे अडॉप्शन को क्या मानोगे आप लोग। जो रूल कहता है वो देखने को मिलेगा कि 21 साल का आपके पास क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, अगर आप अपोजिट सेक्स को अडॉप्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर कोई सिंगल है, मेल जैसे मेल है तो वो क्या कर रहा है, फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाह रहा है, तो 21 ईयर्स का आपको एज डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऐसी अगर फीमेल कोई है और वो मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाह रही है तो उस केस में भी 21 साल का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो अगर ऐसे इसमें आप देखोगे तो 21 साल का डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा, 28 में से आप 13 माइनस कर दीजिए तो आपको वॉइड देखने को मिलेगा। ऐसे अडॉप्शन को आप वॉइड कंसीडर करते हो। क्लियर है। नेक्स्ट है, विजय एंड सरोज वॉज अ चाइल्डलेस कपल इन 1990। 1990 में विजय टुक इट्स अडॉप्शन हिज ब्रदर्स सन अजय। जो अडॉप्शन किसका किया, अपने ब्रदर का सन का किया अडॉप्शन। ठीक है, 1990 में। लेकिन 1992 में 2 साल बाद अ सन वाज बोर्न टू द कपल। उनका एक क्या बच्चा हो गया, एक सन हो गया उनको। ठीक है, किसको, विजय एंड सरोज को। विजय वांट्स टू गिव अजय बैक टू हिज ब्रदर, कैन ही डू सो। अब आपको एडवाइस करना है कि उस केस में बताना है क्या वो यस, नो, यस कब, इफ अजय वांट्स टू रिटर्न टू हिज फैमिली, मतलब अगर बच्चा जाना चाहे तब जा सकता है, या यस विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट की परमिशन से आप लोग वापस कर सकते हो। क्या लगता है आप लोगों को क्या होना चाहिए। तो जब भी एक बात याद रखिएगा और बेसिक रूल याद रखिएगा कि क्या होगा, जब भी एक बार एडॉप्शन में दे दिया आपने तो वापस आप किसी भी शर्त पे आप वापस नहीं ले सकते हो। ठीक है, या वापस जिसका एडॉप्शन कर लिया आपने तो फुल एंड फाइनल होता है, उसको रिवोक नहीं कर सकते आप लोग। क्लियर है। 8th क्वेश्चन कहता है, अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हस्बैंड एंड वाइफ आर अलाउड टू डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो म्यूचुअल कॉन्सेप्ट का प्रोविजन आपको पूछा गया है कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आपको डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट किस प्रोविजन में देखने को मिलता है। तो जब भी हम म्यूचुअल कंसेंट की बात करेंगे आपसी रजामंदी से, तो आपको देखने को जो सेक्शन मिलेगा म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू डाइवोर्स, वो आपको प्रोविजन मिलता है 13B। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हिंदू लॉ इज अ सिविल लॉ, पर्सनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या क्रिमिनल लॉ। हिंदू लॉ का नेचर पूछा गया है। जो हिंदू लॉ होता है, एक्ट है, उसका आपको नेचर पूछा गया है। तो नेचर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या वो सिविल लॉ है, पर्सनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है या क्रिमिनल लॉ देखने को मिलेगा। तो जब भी हम हिंदू लॉ की बात करते हैं, ठीक है, या मुस्लिम लॉ की बात करते हैं, तो वो क्या है, आपका पर्सनल लॉ कंसीडर किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है, विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 9। सेक्शन 9 की बात करता है और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 मीन्स क्या है। सेक्शन 9, सेक्शन 9 आपको आरसीआर की पिटीशन की बात करता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। तो उसका मतलब पूछा गया है, लिटरल मीनिंग पूछी गई है कि इसका मतलब है क्या। तो क्या आपको लगता है, रिफ्यूजल टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स या टोटल रेपुडिएशन ऑफ प्रोहिबिशन या बोथ ए और बी हो सकता है या आइदर ए और बी। क्या लगता है आप लोगों को आरसीआर। अब आरसीआर में जब आप कंपनी की बात करते हो तो कंपनी मतलब सोसाइटी की बात नहीं करता। यहाँ पे ये नहीं होता कि मान लीजिए आप किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जा रहे हो तो उस केस में आपको फोर्स किया जाएगा कि भाई आप क्या करो, किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई पर्सन नहीं जाता है तो उस केस में आपको कोई अप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ के बीच की बात है। अगर वो आपस में कंपनी इंजॉय नहीं करते हैं तो उस केस में आप आरसीआर की पिटीशन सेक्शन 9 की फाइल कर सकते हो कोर्ट में। क्लियर है। तो आपको दोनों चीजें मिलेंगी, रिफ्यूजल टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स और टोटल रेपुडिएशन ऑफ कोहिबिशन, दोनों केसेस बेसिस पे आप फाइल कर सकते हो आरसीआर की पिटीशन। अगर आप भी पीसीएसजे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और मेरा कोड यूज करते हैं आप आनंद सर लाइव, तो आपको 10% फ्लैट ऑफ मिलेगा। फ्री क्लासेस की बात करें, यहाँ पे आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, आईपीसी और सारे लोकल एक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्लासेस के फीचर्स की बात करें जिसमें आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, पोल्स का ऑप्शन आपके पास, इसके साथ रेज अ हैंड का ऑप्शन आता है जिसमें आप एडुकेटर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं वाया कॉल। इसके साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है क्लासेस की, लेक्चर्स नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलते हैं और घर बैठे बैठे आप लोग क्लासेस कर सकते हैं।
प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट की बात करें तो इंडिया के बेस्ट एडुकेटर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं जहाँ पे, इसके साथ ही आपको लाइव टेस्ट और क्विज़ का कॉन्सेप्ट मिलेगा। कोर्सेज आपका टाइमली कंप्लीट कराया जाता है जिसमें माइनर और मेजर एक्ट्स दोनों इंक्लूड होते हैं, और पीडीएफ फॉर्म में आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोग्राम भी चल रहे हैं जिसमें आपको अलग अलग बैचेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि लॉ फॉर ऑल बैच, प्रिपरेटरी बैच, एक्सपर्ट बैच, एब्सोल्यूट लॉ 1.0, टारगेट राजस्थान जुडिशरी और कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच। किसी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक बैच ज्वाइन करेंगे सब्सक्रिप्शन लेने पे, आप सारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के प्लान की बात करें तो 1 महीने से लेके आपको 24 महीने तक के प्लान देखने को मिलेंगे, जिसमें 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने का प्लान, 12, 18 और 24 महीने का प्लान है। आपको रेट्स दिख रहे हैं, जो भी प्राइस है, जैसे आप 24 महीने का प्लान लेते हैं जो कि 55,000 का है, अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको फ्लैट 10% ऑफ मिल जाएगा 55,000 पे। तो ये आपका प्लान जो पड़ेगा 49,500 का प्लान पड़ेगा अगर आप कोड यूज करते हैं आनंद सर लाइव। अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पे मुझसे जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मेंशन है मेरी प्रोफाइल का, जहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ मुझे टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको मेरी आईडी दिख रही हुई चैनल की, आनंद मिश्रा 10 के नाम से। और अगर आपको क्लासेस लेनी है फ्री ऑफ कॉस्ट तो अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे भी आपको फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। सब्सक्रिप्शन लेना है आपको तो आनंद सर 10 कोड यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्लैट 10% का ऑफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू वुमेन डाइंग इंटरस्टेट शैल डिवोट फर्स्टली टू। सबसे पहले किसे ट्रांसफर होगी अगर प्रॉपर्टी छोड़ के गई है, कोई हिंदू वुमेन की डेथ हुई है, तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा क्या वो हेयर्स ऑफ मदर है, या हेयर्स ऑफ फादर, या हेयर्स ऑफ हस्बैंड को मिल जाएगा, या सबसे पहले मिलेगा सन, डॉटर और हस्बैंड तीनों को इक्वली। क्या लगता है आप लोगों को? नॉर्मली अगर आप सेक्शन 15 देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 15 जो बात करता है, जनरल रूल की बात करता है, जिसमें सबसे पहले आप ट्रांसफर करोगे अगर सन, डॉटर और हस्बैंड में से कोई भी जिंदा है तो उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और तीनों लोग हैं तो ऑब्वियसली 1/3 शेयर आ जाएगा। क्लियर? 2 लोग अगर जिंदा है, मान लीजिए सन और हस्बैंड डॉटर है, तो उस केस में हाफ हाफ शेयर मिलेगा इनको। क्लियर है? उसके बाद ही आगे कोई हायरार्की बनती है, लेकिन सबसे पहले आपको ये तीनों को, तीनों जिंदा है तो 1/3 आपको शेयर मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नॉट अ क्लास 1 हेयर अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्लास 1 हेयर्स आपको कौन नहीं मिलेगा? क्लास 1 हेयर्स के पहले आपको नॉट वर्ड लिखा हुआ है, तो नॉट की बात करेंगे तो शेड्यूल जो बात करता है, शेड्यूल जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, उसमें आपको शेड्यूल में क्लास 1 हेयर और क्लास 2 हेयर्स देखने को मिल जाएंगे। तो पूछा गया है कौन क्लास 1 हेयर्स नहीं है यहाँ पे, तो नहीं है मतलब मदर आपको क्लास 1 हेयर्स है, फादर आपको नहीं मिलते हैं, सन भी है और वाइफ भी क्लास 1 हेयर्स हैं। क्लियर है? तो फादर को क्लास 2 हेयर्स में रखा गया है, याद रखिएगा, क्लास 2 में कंसीडर किया जाता है। टेस्टामेंट्री सक्सेशन अंडर सेक्शन 30 की बात कर रहे हैं, किसकी? हिंदू सक्सेशन एक्ट की। हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 30 की बात कर रहे हैं, तो वो किस पे एप्लीकेबल होता है? तो पहली बात तो याद रखिएगा कि वो जो सक्सेशन की बात कर रहे हैं वो भी हिंदू सक्सेशन की, तो सबसे पहले हम एलिमिनेट किसको करेंगे? इस सेक्शन, इस क्लॉज, इसको देखने को मिलेगा, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि नॉन हिंदूज पे आप सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन नहीं अप्लाई करते। तो आपके 3 ऑप्शन बचे, क्या वो हिंदू मेल है, हिंदू फीमेल है, या एनी हिंदू की बात कर रहे हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। क्या लगता है आप लोगों को? तो जब भी आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा एनी हिंदू वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपको ये देखने को मिलेगा, एनी हिंदू। क्लियर है? कंडीशंस फॉर अ हिंदू वैलिड मैरिज इज कवर्ड अंडर। कंडीशन फॉर अ, कंडीशन की बात कर रहे हैं, कंडीशन आपको किस सेक्शन में मिलता है? क्या लगता है आप लोगों को कंडीशन कौन से सेक्शन में देखने को मिलेगी हिंदू मैरिज एक्ट में? तो वो आपको जो सेक्शन देखने को मिलता है वो सेक्शन आपका सेक्शन 5 है, जो कंडीशन प्रोवाइड करता है फॉर अ वैलिड मैरिज। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 8 लेड्स टू द पनिशमेंट फॉर ऑफ। तो नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की बात करते हैं, सेक्शन 8 जो बात करता है नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं, हिंदू मैरिज एक्ट। यहाँ पे आपको कितनी पनिशमेंट देखने को मिलेगी अगर आप कोई भी कॉन्ट्रवेंशन कर रहे हो सेक्शन 8 का? तो क्या वो 100 रुपए है, 500 है, 25 रुपए या 50 रुपए?
तो बहुत कम फाइन लगाया गया है, ठीक है। अगर आप नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का कॉन्ट्रवेंशन करते हो किसी प्रोविजन का, तो उस केस में आपको 25 रुपए का फाइन आपको इम्पोज किया जाता है। क्लियर है। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 5। सेक्शन 5 का क्लॉज 3 क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर लड़के की एज 21 साल से कम और लड़की की एज 18 साल से कम है, तो ऐसे केसेस में आपको पनिशमेंट होगी। तो वो क्या है पनिशमेंट, वो बताना है आप लोगों को। क्या लगता है, क्या वो 1 ईयर की पनिशमेंट है और साथ में 1 लाख रुपए के फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, या आपको देखने को मिलेगा 2 ईयर्स की सिंपल इम्प्रीजनमेंट, या 2 लाख रुपए फाइन, या बोथ। ऐसे तीसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा 2 साल की रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट, या 1 लाख का फाइन, या बोथ। या फोर्थ ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा 1 साल का रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट या 1 लाख का फाइन, या दोनों। क्या लगता है आप लोगों को ऐसे केस में? तो जब भी आप कॉन्ट्रवेंशन करोगे तो आपको पनिशमेंट आपको सेक्शन 18 में देखने को मिल जाएगी। सेक्शन 18 में आप चेक कीजिएगा, सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो कि पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो उसमें आपको जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिलेगी 2 ईयर्स की रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट हो सकती है, या 1 लाख रुपए का फाइन, या आपको दोनों देने पड़ेंगे। चाइल्ड फ्रॉम वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज इज कंसीडर एज। अगर कोई मैरिज है वॉइड या वॉइडेबल और उस मैरिज से कोई चाइल्ड बॉर्न होता है, तो उस केस में उसे क्या कंसीडर किया जाएगा? क्या वो लेजिटिमेट होगा, इलेजिटिमेट होगा, नो वैलिडिटी होगी उसकी, या नन ऑफ एबव? क्या लगता है आपको, क्या वो लेजिटिमेट होगा, इलेजिटिमेट होगा, कोई वैलिडिटी नहीं होगी, या नन ऑफ एबव? जो आंसर दिख रहे हैं आपको उसमें से कोई नहीं होगा। तो जब भी कोई चाइल्ड होगा, चाहे वो वैलिड मैरिज का हो चाइल्ड, या वॉइड मैरिज के थ्रू, या वॉइडेबल मैरिज, तीनों केसेस में आपको देखने को मिलेगा वो उस चाइल्ड को आप लेजिटिमेट कंसीडर करोगे। क्लियर है सबको? 18th क्वेश्चन देखिए। एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, द डॉटर ऑफ अ कोपार्टनर इन द हिंदू जॉइंट फैमिली गवर्न बाय मिताक्षरा लॉ बिकम अ कोपार्टनर। किस डेट से आपको कोपार्टनर माना जाएगा? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग डॉटर को कोपार्टनरी राइट दिया गया था। आपको डेट बतानी है, कब से इफेक्ट में आया वो। क्या वो 1956 का दिखेगा, या 2005 में कोई डेट देखने को मिलेगी, या जब से वो बॉर्न हुई थी तब माना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा? तो जो डेट देखेंगे वो आपको मिलेगा 9 सितंबर की डेट मिलेगी, 9/9/2005। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 16 पूछा गया है। सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कन्फर्स लेजिटिमेसी। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, क्या वो वॉइड मैरिजेस की बात करें, वॉइडेबल मैरिजेस के थ्रू लेजिटिमेसी की बात करते हैं, या बोथ ए एंड बी, या ओनली बी नॉट ए? क्या लगता है आप लोगों को सेक्शन 16 हिंदू मैरिज एक्ट का? तो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 16 जब बात करता है लेजिटिमेसी की, तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा दोनों, बोथ ए एंड बी, जो कि वॉइडेबल और वॉइड मैरिज। ऑलरेडी हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था जो कि शायद याद होगा आपको। ठीक है। 20th क्वेश्चन है। सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब पनिशमेंट। किन केसेस के लिए पनिशमेंट यहाँ पे सेक्शन 18 में देखने को मिलती है? तो पहला है, क्या वो चाइल्ड मैरिजेस के रिगार्डिंग। दूसरा आपको मिलेगा फॉर मैरिजेस बिटवीन सपिंडास। तीसरा आपको देखने को मिलेगा फॉर मैरिजेस बिटवीन पर्सन्स फॉलिंग विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, या ऑल ऑफ एबव? क्या लगता है आपको सेक्शन 18 जो कि हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं, तो उसमें आपको कौन से ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट मिलती है? तो जब आप तीनों केसेस में बात करोगे, चाइल्ड मैरिजेस के बाद, सपिंडास मैरिजेस में, और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में अगर आप क्या करते हो, शादी करते हो, तो तीनों के लिए पनिशमेंट आपको देखने को मिलेगी सेक्शन 18 में। तो ऑल ऑफ एबव हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट सीरीज के साथ भी जल्दी आपके साथ सामने आएंगे। ठीक है। तो अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की सीरीज देखने को मिलेंगी यहाँ पे, तो वेट कीजिए और पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें बाकी दोस्तों में, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।